डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर स्टडी गाइड। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे पेपर की। और मैंने ट्वेल्थ के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोज बना के दिए जिसमें काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स भी आए। तो मैं सोचा 10th के बच्चों के लिए भी कुछ किया जाए। तो मैं आपको ना 10 to 15 मिनट्स का थ्योरी लेके आया हूँ। 15 या 20 मिनट्स बहुत है। उतने में अगर एक बार आप देखोगे ना तो आपके पूरे चैप्टर की थ्योरी का समरी मतलब मैं कर दूंगा और आपका थ्योरी पूरा इसमें कंप्लीट भी हो जाएगा। तो आज जो टॉपिक का नेम है ना वो इलेक्ट्रिसिटी है। इस इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात करेंगे। वैसे तो आप लोग इलेक्ट्रिसिटी कई बार पढ़ रखे होंगे। जो पढ़ रखे हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। और जो नहीं पढ़े उनके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा, बेटर भी हो जाएगा। तो दोनों पर्सन के लिए बेनिफिट है, मतलब जो पढ़ रखे हैं उनके लिए भी है, जो नहीं पढ़े उनके लिए भी। तो इसको ना बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना, बस 15 से 20 मिनट देना। अभी तक आप जितनी इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हो ना उसको रियल लाइफ से हम जोड़ के बताएंगे आपको। एक्चुअल में साइंस होता क्या है, साइंस होता क्या है कि उसको आप रियल लाइफ से जोड़ के क्या करो, किसी चीज़ को बता दो तो हमेशा के लिए याद भी हो जाता है और लगता है कि हाँ साइंस चलो रियल लाइफ में यूज भी होता है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पहले से सुन रखे हो। घर में इलेक्ट्रिसिटी किस लिए यूज होता है? इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के लिए, जैसे फैन को चलाने के लिए, या आपके घर में बल्ब वगैरह जितनी भी सब किससे ऑपरेट होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से, इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होते हैं। तो इसी में कुछ टॉपिक हैं। एक तो है आपका इलेक्ट्रिक करंट, एक है इलेक्ट्रिक सर्किट और पोटेंशियल सिंबल्स इसके पढ़ेंगे। ओम्स लॉ पढ़ेंगे, ओम्स लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और फैक्टर्स इन ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करेगा उस पर बात करेंगे। तो चलो इसमें ना इलेक्ट्रिक करंट जो है ना टॉपिक, एक्चुअल में ना हमें देखना है कि अगर कोई वायर है, जैसे ये मार्कर ले रखे हैं, अगर ये वायर होता तो इसके अंदर ना कैसे करंट फ्लो होगा, इसको हम अपने लाइफ से जोड़ते हैं। जैसे आपको रोडवे पे चलना होता है तो रोडवे पे चलने के लिए क्या होता है आपके अंदर, पहला बात कि आप फ्री होने चाहिए। जैसे मान लो आप खुद सोचो कि अगर आपको कहीं मूव करके जाना है तो मूव करके जाने के लिए क्या होना चाहिए, पहला पर्सन फ्री होना चाहिए। तो वैसे ही सेम ना पहले वायर के अंदर ना इलेक्ट्रॉन फ्री होने चाहिए। क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन फ्री। आप तो वैसे जानते हो कि कोई वायर के अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, फ्लो होता है। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है ना, वो किसकी वजह से करती है? फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। तो इसमें हम लोग नया स्टैंडर्ड चैप्टर में, मतलब स्टैंडर्ड में ही पढ़ेंगे। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि हीट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, या उसको कंडक्टर बोलते हैं। लेकिन हम एक नए टर्म में इसे बोल रहे हैं कि कंडक्टर किसे बोलेंगे। तो कंडक्टर उसे हम लोग बोलेंगे पहला बात कि जिसके पास क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ना उसको हम लोग बोलेंगे कंडक्टर। कंडक्टर का डेफिनेशन ये आपको शॉर्टकट याद रखना है, कंडक्टर। अब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें ना या इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो किसी भी कंडक्टर के अंदर पहला कंडक्टर की बात होगी। और कंडक्टर बोलेंगे किसे, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है आपका चार्ज भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कोई भी हो सकता है। तो चार्ज होना चाहिए। तो इसके डेफिनेशन भी देखो ऐसे ही बनेगा, चार्ज होना चाहिए। तो चार्ज का सिंबल क्या होता है, क्यू। उसको फ्लो करने में क्या लगता है, टाइम। जैसे मान लो आपको भी अपने लाइफ में सोचो, एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या लगता है, मूव करने में टाइम लगता है। तो टाइम के फैक्टर से हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो यही आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा। मतलब इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल होता है वो कैसे दिखाते हैं हम लोग, स्मॉल आई से। इसे बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ये है इलेक्ट्रिक करंट और क्यू क्या है, चार्ज, और टी को टाइम। सबकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज की यूनिट जो होगी कूलम होगी, सी से डिनोट करेंगे। टाइम की यूनिट जो होगा सेकंड होगा। और इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होगी ना एम्पियर होगी, कैपिटल ए, क्योंकि एम्पियर्स ने इसके बारे में बताया था। तो कूलम पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। तो 1 एम्पियर इक्वल टू, अब क्या बोल सकते हो, 1 कूलम बाय 1 सेकंड। कभी कभी पेपर में ना डिफाइन करने के लिए आता है व्हाट इज 1 कूलम। तो 1 कूलम किसे बोलोगे, इन एनी कंडक्टर 1 कूलम चार्ज इज फ्लो विद रिस्पेक्ट टू 1 सेकंड। 1 सेकंड में अगर 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है उसे हम लोग बोलेंगे 1 एम्पियर। ये आपको शायद हमेशा याद रहेगा। तो चलो इसके आगे हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं। जैसे मान लो कि एक आप ये भी सोच लिए कि हम फ्री भी बैठे हैं, एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं। वैसे ही सेम वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के है, इलेक्ट्रिसिटी जो मूव कर सकती है उसके लिए क्या फ्री है, इलेक्ट्रॉन फ्री है। हम इलेक्ट्रॉन की फ्री भी देख लिए। अब एक बात बताओ, अगर आप फ्री बैठ गए तो क्या फ्री खाली हो जाने से एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी चले जाओगे आप, आपके अंदर क्या होनी चाहिए, पोटेंशियल होनी चाहिए। तो जो आपका अगला टर्म आएगा ना वो आएगा पोटेंशियल। पहला बात कि पोटेंशियल को ना हम लोग वी से डिनोट करेंगे।
जैसे अगर आपको जाना है तो आपके अंदर क्या होनी चाहिए, पोटेंशियल होनी चाहिए काम करने के लिए कोई भी। तो वैसे ही वायर के अंदर ना पोटेंशियल होनी चाहिए। पोटेंशियल देता कौन है, सेल देता है। जो आप सेल उसको ऐड करते हो ना, जैसे सेल है इस सर्किट के अंदर ऐड किया गया है, तो इस सेल क्या करेगा, इसको पोटेंशियल देने का काम करेगा, एक जगह से चार्ज को दूसरी जगह मूव करवाएगा। और उसको किसे डिनोट करेंगे, V से। तो देखो इसका भी थ्योरी वही निकल के आता है। आप लोग ना फॉर्मूला रटने बैठ जाते हो। अगर जिस बच्चे को थ्योरी याद होना अच्छे से, उसको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। उसको ना थ्योरी के हिसाब से फॉर्मूले बना सकता है वो। कैसे, जैसे अगर आपसे पूछा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना, वो कोई भी चार्ज को, या आप अपने पर्सन के ऊपर सोच लो, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो आपको क्या लग रहा है, कुछ पोटेंशियल लगानी पड़ रही है। वैसे ही वायर के अंदर सोचो कि अगर इलेक्ट्रॉन को, किसको, इलेक्ट्रॉन को, और कितना इलेक्ट्रॉन लेना है आपको, या कितना चार्ज लेना है, 1 यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। क्या करना पड़ा आपको, वर्क करना पड़ा। लेके किसे जा रहे थे आप, चार्ज को, तो उसको उसके बदले क्या करना पड़ा आपको, पोटेंशियल लगानी पड़ी। यानी इसका फॉर्मूला भी वही होगा, वर्क अपॉन चार्ज। जैसा थ्योरी वैसा फॉर्मूला। तो ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से कि द वर्क विल बी डन अगेंस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर इसको नोट करना हो तो आप नोट भी कर सकते हो, काफी शॉर्टकट में हो जाएगा। 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ले जाने में जो क्या करना पड़ता है, वर्क, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। वर्क यूनिट सबको अच्छे से पता है, वर्क यूनिट होती है जूल, और चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलाम। यानी जूल पर कूलाम को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। अब इसकी ना आप कभी कभी पूछता है कि 1 वोल्ट की डिफाइन करो, तो पोटेंशियल की यूनिट जो होती है ना, वोल्ट होती है। इसे आपको ध्यान रखना है। यानी 1 वोल्ट इक्वल टू हो जाएगा 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। कई पेपर में आता है कि डिफाइन 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट कैसे डिफाइन करोगे, जैसे आप बोल रहे थे ना कि वर्क विल बी डन अगेंस्ट यूनिट चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वैसे ही आपको यहाँ पे बोलना है कि 1 जूल वर्क विल बी डन। 1 जूल आपको काम करना पड़ रहा है, किसके लिए, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए, उसे हम लोग बोलेंगे 1 वोल्ट। शायद आपके दिमाग में पूरी बैठ गई होगी। इसमें एक और टॉपिक था, इलेक्ट्रिक सर्किट। इस सर्किट के बारे में जान लो। ये ना सर्किट जो है ना, इसके अंदर ये की ऑन है, ये बल्ब यहाँ पे है, तो अगर की ऑन है, अगर इसमें सेल लगा रखा गया है, सेल मतलब बहुत सारे लगे हैं, तो बैटरी से बोल सकते हैं, ये बैटरी है, और इससे ना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, बल्ब में जा रहा है, बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो। तो ये इसको हम लोग पूरा सर्किट बोलते हैं। पेपर में आता है कि सर्किट डायग्राम को आपको ड्रॉ करने के लिए, तो सर्किट डायग्राम में 2-3 चीजें आपको बनानी होती है। एक तो की, जो प्लग का काम करता है ओपन और क्लोज करने के लिए, बैटरी जो इसको पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा, और इसके अंदर बल्ब, तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करने का काम करेगा, एमीटर क्या करेगा, उस करंट को मेजर करेगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इस तरीके से ना बहुत इजीली आपको 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए। एक्चुअली में साइंस जो है ना पूरी लाइफ से रिलेटेड है। अगर आप इसको रिलेट कर दो ना एक बार लाइफ से, कभी भूल नहीं पाओगे आप। जो बच्चे चिल्लाते रहते हैं ना कि साइंस बहुत हार्ड होती है, कुछ नहीं होती है इसमें। चलो आगे देखो, इसके बाद आपका सिंबल्स है। सिंबल्स में क्या है, कुछ सिंबल्स हैं आपको जानने हैं, क्योंकि लाइफ में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो। सेल के अंदर है आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की, अगर बड़े वाला इसका मतलब कैथोड होता है, ये आपका रॉड होती है, इसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, छोटे वाले को माइनस बोलते हैं। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये ओपन की का सिंबल है, और एक क्लोज की का सिंबल है। ये अमीटर, अमीटर करंट को मापता है, और वोल्ट मीटर पोटेंशियल को मेजर करता है। और बल्ब जो होता है आपका, वो बल्ब सर्किट में ग्लो करने का काम करता है। ठीक है, अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जानना है ना, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के ऊपर अगर आप देखोगे ना, सीबीएसई के पेपर उठा के, तो कोई ऐसा साल नहीं है जो ओम्स लॉ नहीं पूछा हो। तो आखिर ऐसा ओम्स लॉ में है क्या, जिसके बारे में हम जानते हैं। अच्छा, इससे पहले आपको 2 टॉपिक क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है। क्योंकि पोटेंशियल के अंदर जो था, इसमें तो चार्ज फ्री होने की बात किए थे हम लोग, पोटेंशियल के अंदर देखे थे कि उसको चार्ज को चलने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल। अब ओम्स भाई साहब क्या बोले, ओम्स भाई साहब जो बात बोले ना, अगर आप भी होते ना वो भी आप बोल सकते थे। कैसे, इन्होंने बोला कि अगर पोटेंशियल अगर आप बढ़ाओगे, किसको इंक्रीज करोगे, पोटेंशियल को इंक्रीज करोगे ना, तो करंट भी इंक्रीज करेगा। ये कौन सी बड़ी बात होगी, ये तो प्रैक्टिकल करके आप भी देख सकते हो। एक सेल की जगह 4 सेल लगा दो तो करंट भी ज्यादा फ्लो करने लगेगा।
तो ऐसे ही इसमें आपको ध्यान देना है ओम्स लॉ के अंदर। ओम्स लॉ की थ्योरी क्या होती है, इसमें बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या लेना है आपको, कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा इसमें ये बात भी लिख सकते हो आप, इन एनी कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर की तो बात होगी। अब कुछ प्लास्टिक वगैरह होते हैं, वुड वगैरह होते हैं, उनके अंदर तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन फ्री नहीं होते हैं, तो फ्री नहीं होने की वजह से वो कंडक्टर नहीं बन पाते, इंसुलेटर बन जाते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट थ्योरी है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सबसे मेन बात है। तो देखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। ये अगर आप लिखोगे ना पूरा फुल मार्क्स इसमें आपको मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब यहाँ पे ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर सिंबल हटाएंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आपको लोगों को तो पता ही होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज को बढ़ाने से दूसरा चीज बढ़ रहा है। जैसे अगर हम बात करें कि हमारी स्टडी जो है ना नॉलेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा हम स्टडी करेंगे ना उतना ही नॉलेज बढ़ेगी। तो एक बढ़ाने से दूसरा बढ़ रहा है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे, और इसके बीच में हम इक्वल की सिंबल लगा रहे हैं, प्रोपोर्शन हटा रहे हैं, तो R आएगा, R कांस्टेंट इन्होंने बताया, और I V इक्वल टू R इंटू I। अगर यहाँ से आप R निकालोगे ना तो पता है क्या आएगा, V अपॉन I। या अगर आप यहाँ से I निकालोगे करंट तो फॉर्मूला आएगा V अपॉन R। यानी करंट के दो फॉर्मूले हुए, एक फॉर्मूला आपका चार्ज बाय टाइम था कि चार्ज फ्लो हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा कभी कभी पेपर में बच्चे गलती करते हैं, बोल देते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ये गलत हो जाता है। फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम आपको बोलना बहुत जरूरी है। चलो अब इसमें ओम्स लॉ के अंदर या तो आप I निकाल सकते हो या R निकाल सकते हो। तो R निकालोगे तो V बाई I हो जाएगा, I इक्वल टू V बाई R। I मतलब दो I के दो फॉर्मूले हुए, एक तो चार्ज बाय टाइम, एक V बाई R। दोनों के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर पोटेंशियल अगर आपको दिया हो और रेजिस्टेंस दे रखा हो तब तो आप फॉर्मूला लगाओगे I इक्वल टू V बाई R। अगर आपको चार्ज दिया हो, टाइम दिया हो, तो क्या लगाएंगे, चार्ज बाय टाइम। एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे छूट गया था, उसे लिख लेना आप, Q इक्वल टू होता है N इंटू E। ये कब लगाएंगे, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दे रखा हो, और E जो होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन होती है, इसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन की 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। E की तो वैल्यू फिक्स होती है, नंबर जितना दिया होगा मल्टीप्लाई करोगे Q निकलेगा और वहां पे रखोगे, क्योंकि Q जो होता है कूलम में होता है, इसको बदलना बहुत जरूरी होता है अगर N वगैरह दे रखा हो तो। अब देखो इसके ऊपर ना ओम्स ने ग्राफ दे रखा है। देखो दुनिया का कोई भी चीज जो एक को बढ़ाने से दूसरा बढ़े ना तो उसका ग्राफ ऐसे ही बनता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो यहाँ पे E क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो देखो ये जो लाइन है ना इसके बीचों बीच जाएगा और ये ना आपको R देगा। कहीं भी अगर आप निकालना चाहो ना तो V बाई I कर दोगे, यहाँ से क्या निकल जाएगा R। V क्या है, पोटेंशियल। जैसे मान लो अगर हम इस पॉइंट पे खड़े हो गए तो इसको ना हम इधर I की तरफ देख लेंगे और इधर V की तरफ देख लेंगे। इसके ऊपर न्यूमेरिकली पेपर में आता है या ग्राफ आता है, तो इस पॉइंट की तरफ जो V दिखेगा उसको अप साइड में रखेंगे और जो I दिखेगा राइट साइड डाउन साइड में रखेंगे, यहाँ से R निकल के आ जाएगा। और R की जो यूनिट होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसकी यूनिट होती है ओम। ऐसे वाला ओम होता है। कितने बच्चे ना पेपर में क्या गलती करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, वो ना ऐसे वाला ओम लिखते हैं, ऐसे वाला ओम नहीं चलेगा, ये वाला ओम आपको लिखना है, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या हो गया, इसका यूनिट ओम हो गया। पोटेंशियल की आप लोग यूनिट जानते हैं वोल्ट होता है, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। ये बहुत अच्छे से ना यूनिट का स्पेशली आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे बोले कि डिफाइन 1 ओम, किसको डिफाइन करो, 1 ओम को, तो बहुत इजी है। यहाँ पे आपको ओम की जगह 1 अगर बोल रहा है तो वोल्ट भी 1 ले लो और करंट भी 1 ले लो। यानी 1 ओम किसके इक्वल होगा, इन एनी कंडक्टर 1 वोल्ट पोटेंशियल इज अप्लाइड। कितने वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करना है, 1 वोल्ट। अगर करंट 1 एम्पियर की फ्लो कर रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 ओम बोलेंगे, ठीक है। इस थ्योरी को ना बिल्कुल आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे एक टॉपिक और बच गया, देखो ये तो हो गया, चलो जितना हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं उतना करंट फ्लो कर रहा है। एक आपका होगा फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस डिपेंड। रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। तो देखो अगर आपके वायर के अंदर है
तो एक बात बताओ, अगर आपको मूव करना है तो पहले तो हम बोले थे कि आपको फ्री होना जरूरी है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। सेकंड बात क्या किए थे कि पोटेंशियल का होना जरूरी है। पोटेंशियल मतलब उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। आपको भी जाने के लिए चाहिए, वैसे ही चार्ज को भी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो अब ये खाली जाने से और फ्री होने से काम नहीं चलेगा। आप रोडवे पे अगर निकल रहे हो तो आपको बहुत सारे रुकावटें भी तो आएंगी रास्ते में। पता लगा कहीं रोड नैरो है, कहीं पे रोड की एरिया ज़्यादा है, कहीं पे ट्रैफिक जैम है। वैसे ही आप वायर के अंदर सोचो, ये वायर है ना, तो कभी इसकी वायर की अगर हम मोटाई बढ़ा दें, मतलब मोटाई का मतलब इसकी थिकनेस बढ़ा दी गई, तो थिकनेस बढ़ा दिया गया, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दी गई, तो उससे क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया के बढ़ जाने से ना इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली फ्लो करेंगे। आप भी खुद सोचो, अगर रोडवे अगर काफ़ी वाइड है तो उस पर आप बहुत इजीली से फ्लो कर सकते हो, आपको कोई रुकावट नहीं है। तो दो तीन बातों पर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। एक तो डिपेंड करेगा, अच्छा रेजिस्टेंस है क्या, ब्रेकर है। अब ब्रेकर होता कहाँ है, रोडवे पे आप देखिए जगह जगह ब्रेकर लगे होते हैं। वैसे इलेक्ट्रिक वायर के अंदर ब्रेकर क्या हो सकता है, आपके घर का एसी हो सकता है, फैन हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिसके अंदर अगर आप यूज कर रहे हो उसके अंदर रेजिस्टेंस बिल्कुल होगा ही होगा। मतलब रेजिस्टेंस क्या है, ब्रेकर है। अभी किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, आप एक बात बताओ, अगर अपने घर में जैसे फ्रिज, एसी, कूलर ये सब कुछ लगा हुआ है, तो इसकी अगर वायर की हम लेंथ बढ़ा रहे हैं, पड़ोसी के घर में भी दे दें, तो वहां पे भी क्या होगा, और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ऐड हो जाएंगे, उनके घर भी एसी, फ्रिज वगैरह होगा, तो इससे क्या बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो वैसे ही हम बोल सकते हैं कि लेंथ बढ़ाने से क्या बढ़ती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, मतलब रुकावटें बढ़ती है। आप रोडवे पे भी सोच के देखो, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, जितनी लेंथ आप रोड जाओगे ना उतनी ब्रेकर आएंगे रास्ते में। वैसे ही आप सोचो वायर के अंदर कि रेजिस्टेंस जो होगा ना वो लेंथ के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब एक चीज आप बढ़ा रहे हो तो दूसरा चीज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसको आप लैंग्वेज में लिखोगे तो थ्योरी थोड़ी लंबी हो जाएगी। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर का क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। एक तो पहला इफेक्ट ये हो गया। सेकेंड इफेक्ट है आपका क्या, रेजिस्टेंस को एरिया से क्या लेना देना है। तो रेजिस्टेंस अगर आप बढ़ाओगे ना तो एरिया जो होगा ना उसका कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो आप खुद सोच के देखो, ये एक दूसरे के उल्टा हो जाएंगे। इसमें डायरेक्टली था, ये इनवर्सली है, एक दूसरे का अपॉन में है। क्योंकि आप रोडवे अगर आपको चौड़ा मिल जाए ना तो इजीली बिल्कुल जा सकते हो। वैसे ही वायर जो होता है ना उसके अंदर अगर मोटा वायर हो ना, थिकनेस ज्यादा हो, तो इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली फ्लो करेंगे। यानी अगर एरिया बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। या उल्टा बोलो, रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हो तो एरिया क्या करना पड़ेगा, कम। तो एरिया जो, इसलिए पतले वायर जो होते हैं ना, फ्यूज के वायर आप देखे होंगे बहुत पतले होते हैं, उस पर लोड पड़ने के कारण ना एक तो रास्ता पतला हो गया, उसकी थिकनेस, और आप उस पर लोड ज्यादा डाल देते हो तो क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया के। तो ये बात भी आप लैंग्वेज में यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये प्रोपोर्शनल का सिंबल यहाँ पे लिख रहे हैं, ऊपर क्या था एल, नीचे क्या था एरिया। ये ऊपर एल था और नीचे एरिया। जब इसको हम हटाएंगे ना तो ये प्रोपोर्शनल इक्वल जब डालेंगे तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आएगा और इसका नाम होगा रो इंटू एल बाई एरिया। और रो का मतलब है क्या, रेजिस्टिविटी। क्या है, रो का मतलब रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी की यूनिट जो होती है ना, ओम मीटर। पेपर में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि रेजिस्टिविटी की यूनिट कैसे निकलेगी। तो बहुत इजी है, आपने यहाँ से रो निकालो तो ये मल्टीप्लाई होगा इसमें आर इंटू एरिया और एल से डिवाइड, तो एल से एरिया कट जाएगा एक, उसकी मीटर, तो ओम मीटर बच जाएगा। यूनिट बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। तो ये आपका पूरा थ्योरी था। कहाँ तक, फैक्टर डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस। एक सीरीज पैरेलल का है उसके ऊपर भी करवाएंगे और हीटिंग इफेक्ट है उसका भी करवाएंगे। पहले हम आपको शॉर्टकट थ्योरी पढ़ाएंगे क्योंकि थ्योरी पता नहीं आपका कितना क्लियर है, मुझे अंदाजा नहीं। अगर एकदम से न्यूमेरिकल लाएंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, फिर कोई फायदा है नहीं। तो 15 से 20 मिनट टाइम आपको इस पे देना है और फिर न्यूमेरिकल करना है, पूरा 100% बनने की चांसेस रहेंगे।